अगला प्रश्न है, अशोक के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला है, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें मुख्य शिलालेख में किया गया है। बी है, कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ। तीसरा है, अशोक ने बौद्धों के तीसरे सम्मेलन या संगीति का आयोजन करवाया था। डी है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है, सही सभी सही है, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि 13वां मुख्य शिलालेख वर्णित करता है कलिंग युद्ध को, यह सही है। वहीं पे उल्लेख ऐसा किया गया है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध घटित हुआ था। अशोक ने बौद्धों के तीसरी संगीति थी, उसका आयोजन कराया था 251 ईसा पूर्व। मोगली पुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि बाकी संगीतियां कहाँ हुई थी, कब हुई थी। तो सबसे पहली संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी राजगृह में। दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। पहली संगीति के समय अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासन था। दूसरी संगीति के समय कालाशोक शिशुनाग वंशी कालाशोक का शासन था। तृतीय में हम जान ही रहे हैं। और चतुर्थ कनिष्क के समय में आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और इसमें खास बात यह है, बाकी संगीतियां जो प्रथम द्वितीय तृतीय हैं वह आज वर्तमान के बिहार के राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जबकि बाद में प्रथम सदी ईस्वी तक यह आयोजित हुई कुंडलवन या कश्मीर में। इससे ये भी पता चलता है कि हमारा जो बौद्ध धर्म है किस तरीके से फैला। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। मथुरा कला शैली में निम्न में से किन धर्मों संप्रदायों की प्रतिमाओं का निरूपण प्राप्त होता है? तो क्या बौद्ध का प्राप्त होता है? बिल्कुल प्राप्त होता है। शैव का इसका भी मिलता है, वैष्णव का भी मिलता है। तो मथुरा कला शैली में बौद्ध, शैव, वैष्णव तीनों की प्रतिमाओं का निरूपण प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ब्रह्म समाज के प्रचार का विरोध करने हेतु स्थापित किया गया था? तो आत्मीय सभा, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, प्रार्थना सभा। तो ये तो नाम से स्पष्ट होता है, ब्रह्म समाज क्या था? सुधारवादी संगठन था। और धर्म सभा यह रूढ़िवादी संगठन थी। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राधा कांत देव ने। जहां ब्रह्म समाज आज की टर्म में कहा जाए लिबरल था अपने समय की तुलना में, वही ये रूढ़िवादी था। धर्म सभा रूढ़िवादी थी और ब्रह्म समाज के विरोध में राजा राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। और धर्म सभा राजा राधाकांत देव। अगला प्रश्न, 1833 के चार्टर के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? पहला कह रहा है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियां समाप्त कर दी और इसे सीमित करके एक प्रशासनिक निकाय बना दिया। तो अगर आपने चार्टर अधिनियम देखा हो तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा क्या कह रहा है? इसने भारत में विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु वित्त प्रदान किया। तो अगर आप देखेंगे तो 1833 चार्टर अधिनियम के जस्ट बाद 34 में मैकाले का मिनट आ गया था। और उससे पहले 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए वित्त प्राप्त हुआ था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए 1833 के चार्टर में नहीं था, 1813 के चार्टर में था। तो दूसरा गलत है। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही। माफ कीजिएगा, इसमें 3 कथन थे। हाँ, तीसरा कथन है, इसने भारत सरकार को दास प्रथा की समाप्ति हेतु निर्देश दिया। तो ये सही है कि इसने भारत सरकार को दास प्रथा समाप्ति हेतु निर्देश दिया था, लेकिन 1843 में जाकर ही इसे समाप्त किया जा सका। दास प्रथा को समाप्त किया जा सका, लेकिन निर्देश 1833 में प्राप्त हो चुका है। तो कौन कौन सा सही है? तीसरा सही है, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान का संबंध है किससे? है फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान का संबंध, मतलब पाइनएप्पल की स्वतंत्रता। इसका संबंध है ताइवान से। क्यों है? क्योंकि ताइवान से अनानास के आयात पर चीनी प्रतिबंध लग गया है।
इसी प्रतिबंध के खिलाफ ये ट्विटर पे अभियान चलाया गया फ्रीडम पाइनएप्पल नाम से, ताकि व्यापार की स्वतंत्रता बनी रहे। अगला प्रश्न क्या है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो क्या बहादुर शाह प्रथम थे उस समय, फर्रुखसियर था, मोहम्मद शाह रंगीला थे, या औरंगजेब थे? तो ये तो जान लेंगे, औरंगजेब तो उस समय नहीं थे। इन तीनों में कौन था? इन तीनों में थे मोहम्मद शाह रंगीला। यही नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूट के लेके चला गया, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए ये कहा जाए कि वो अंतिम शासक कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो वह हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सफदरजंग था, अलीवर्दी खां था, सादत खां था, या सुजाउद्दौला था? तो आप ध्यान देंगे कि सफदरजंग और ये अलीवर्दी खां तो बंगाल में था। सादत खां बुरहान उल मुल्क, इसका पूरा नाम था सादत खां बुरहान उल मुल्क, ये था अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक। अगला प्रश्न, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये तो आसान है, पुरी में, कई बार हम लोग देखते होंगे न्यूज में। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और स्पेसिफिक जाया जाए तो यह इस स्पीति घाटी में अवस्थित है, दुर्गम स्थान है। बौद्ध स्थल ताबो मठ स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन, इल्तुतमिश, फिरोज, या बलबन? तो बलबन ने की थी दीवाने अर्ज की स्थापना। ये है क्या? ये सैन्य विभाग था, सेना को अधिक संगठित करने के लिए या सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए रक्त और लौ की नीति चलाई थी बलबन ने। उसी नीति को सफल करने के लिए इसने दीवानी अर्ज विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जानना पड़ेगा। 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया गया? किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। और खास बात देखिए, ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है ईपीएफओ के पेपर में, अभी जो जस्ट पहले हुआ है 5 सितंबर को। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में नल से कनेक्शन प्रदान करके जल देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? वह है गोवा। अगला प्रश्न, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत किस समिति की सिफारिश की हुई थी? तो भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई थी नरीमन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वह है तमिलनाडु में सर्वाधिक नगर है जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित है। उसके बाद सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है ऐसे नगर, उसके बाद एमपी में है, मध्य प्रदेश में, फिर यूपी में है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना है। वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है बागवानी मिशन का। बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, ये तो है ही। सशस्त्र व्यवस्था या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है क्या? बिल्कुल है। मानव संसाधन विकास है। तो वित्तीय सहायता प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? कनाडा, रूस, अमेरिका, इटली? तो आपको पता ही होगा, कनाडा सदस्य है, इटली सदस्य है, अमेरिका सदस्य है, रूस इसका सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न पे आए,
प्रश्न नंबर 118, होमा खेती का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो यह एक तकनीक है जिसमें पौधों के पोषण के लिए स्रोत के विचार के रूप में बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाता है। अच्छा, दूसरा, कृषि तकनीक में पौधों के विकास के लिए जैविक पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह मछली पालन की भी एक तकनीक है जो मछली पालन के लिए कृत्रिम तरीकों का उपयोग करते हैं, और गन्ना उत्पादन में कम पानी का उपयोग करके खेती की तकनीक विकसित हुई। तो बी देखेंगे, कृषि तकनीक ने पौधों के विकास के लिए जैविक पोषक तत्वों का उपयोग किया, तो ये जैविक कृषि हो जाती है। ए है, यही सही उत्तर है होमा खेती का। यह एक तकनीक है जिसमें पौधों के पोषण के लिए स्रोत विचार के रूप में बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाता है। इसमें बेहतर वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 119वां, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु की जाती है। अच्छा, देखा जाएगा, इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो पहले दूसरे कथन पे जाते हैं। क्या ये सीएसीपी द्वारा निर्धारित किया जाता है? नहीं, ये सीएसीपी की सिफारिश तो करता है सीएसीपी, लेकिन इसको निर्धारित कौन करता है? निर्धारित करती है भारत सरकार। ध्यान रखिएगा, ये एक माइनर पॉइंट है, इसको दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। लगता है सही सही पूछ रहा है, सीएसीपी द्वारा निर्धारित किया जाता है तो सही नहीं, सिफारिश सीएसीपी करता है, लेकिन ये इसको निर्धारित किया करता है कौन? ये भारत सरकार करती है। सही, ये कथन गलत है। पहला कथन देखते हैं, इसकी घोषणा कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु की जाती है। तो कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु की जाती है कि गिरावट से बचाव हेतु की जाती है? ये किसानों के भले के लिए, कीमत में अत्यधिक गिरावट ना हो, इससे किसानों को अत्यधिक नुकसान ना हो, इस वजह से इसकी घोषणा की जाती है। इस वजह से पहला कथन भी गलत है, तो इसका उत्तर हो गया डी, न तो ए और न ही दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है, सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ की गई दीनदयाल स्पर्श योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है? क्या हाथ धोने की आदत को, डाक टिकटों के संग्रहण में अध्ययन की रुचि को, नवजातों को स्तनपान कराने को, या गायों के संरक्षण एवं प्रजनन को? तो सरकार द्वारा जो हाल में दीनदयाल स्पर्श योजना लाई गई है, वह डाक टिकटों के संग्रहण एवं अध्ययन की रुचि को बढ़ावा देने हेतु उपयोग की जाती है या लाई गई। अगला प्रश्न क्या है? गोल क्रांति का संबंध है किससे? अंडा उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, या आलू उत्पादन से? तो आप क्रांतियों के बारे में पढ़े होंगे, तो ध्यान होगा कि गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नदी जोड़ परियोजना का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति, अमृत क्रांति, गोल क्रांति, बादामी क्रांति? तो गोल क्रांति आप जानते हैं आलू उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, किससे? क्या इस नदी जोड़ो परियोजना से है? नहीं, इसका संबंध अमृत क्रांति से। नदी जोड़ो परियोजना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखने में ये नहीं लगता है कि अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना संबंधित कोई क्रांति भी हो सकती है। अक्सर ये उत्पादन से संबंधित होती है, चाहे मसाला बढ़ा रहे हैं, झींगा उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अंडा उत्पादन बढ़ा रहे हैं, मीट उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इस वजह से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना संबंधित कोई क्रांति होती है क्या? हाँ है, यह अमृत क्रांति इसका नाम है, बस ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने, हेनरी बेकुरल ने, जॉन डाल्टन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हेनरी बेकुरल ने 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। कमाल की बात है, ये खोज अनजाने में हुई थी। अचानक से उनको ये कहा जाता है ड्रावर खोलते हुए, अपनी दराज खोलते हुए उन्हें अचानक से रेडियो धर्मिता जैसी चीज महसूस हुई, या उन्होंने उसकी खोज की। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है, सत्य कथन है। परमाणु बम में प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है, तो दूसरा कथन भी सही है, अर्ध सत्य है, क्योंकि प्लूटोनियम 239 के साथ साथ इसमें यूरेनियम 235 का भी उपयोग किया जाता है, दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन सही है ये भी कथन। तो
पहला दूसरा दोनों सही है, सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये कथन दिया गया है, यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण या एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। अच्छा, तो क्या न्यूट्रिनो है, देखा जाएगा, पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन। तो दिमाग कंफ्यूजन होगा प्रोटॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पूछा है, ये गलत हो गया। फिर दिमाग में आएगा प्रोटॉन, ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। लेकिन ये दिमाग, अगर आप पढ़े होंगे 10वीं तक साइंस, तो एक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाता है कक्षा में, केंद्रक के बाहर जो पाए जो कक्षाएं होती है उसमें चक्कर लगाता है, वह प्रोटॉन की अपेक्षा हल्का होता है जो प्रोटॉन केंद्रक में होता है। तो इस वजह से प्रोटॉन भारी होता है। तो प्रोटॉन भारी है, लेकिन क्या कह रहा है, आवेश और द्रव्यमान दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन भी नहीं होगा। या न्यूट्रिनो होगा, न्यूट्रिनो का कोई आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन इसका सही उत्तर है, पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न, यह दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति निकट ही वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। यह दृष्टि दोष कौन सा है? या निकट की वस्तु देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो इसका नाम कौन सा हो गया? यह निकट दृष्टि दोष ही है। क्यों? क्योंकि यह जो नाम पड़ता है ये इसलिए नहीं पड़ता है कि हमको निकट की वस्तु दिख रही है या दूर की वस्तु दिख रही है। यह नाम पड़ता है कि अगर हमारी, मान लीजिए ये आंख का लेंस है और इधर से प्रकाश आ रहा है, तो और ये रेटिना है, ये है हुई हमारी रेटिना। तो अगर रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकेगा, इसमें क्या होगी, निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर से जो पैरेलल प्रकाश आएगा वो पहले बन जाएगा, निकट बन जाएगा, इस वजह से ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और दूसरी कंडीशन तब होती है कि लेंस और ये रेटिना, जो प्रकाश आता है निकट की वस्तु से, वह रेटिना के पीछे जाके बनता है, इस वजह से वस्तु नहीं दिखती। तो रेटिना से दूर बन रहा है, इस वजह से इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यह सामने वाली वस्तु से संबंधित नहीं होता है, रेटिना पे इमेज कहाँ बन रही है, इस कॉन्सेप्ट से इसका नाम पड़ता है कि निकट दृष्टि दोष कहेंगे या दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अगला प्रश्न, वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंग सलंग वंशागति रोग है? नहीं, यह एक्स लिंग सलंग वंशागति रोग है। दूसरा क्या है, एक्सेनोमीटर और प्रयोग पौधों की वृद्धि नापने में किया जाता है, सही है। तो केवल दो सही, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? यह लखनऊ में की गई। अगला प्रश्न, जल का शोधन, जल के शोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या पराबैंगनी विकिरण के द्वारा भी जल का शोधन किया जाता है? बिल्कुल सही। ऐड देखते होंगे अगर आप प्योरेट वगैरह के, अलग अलग ब्रांड के, तो क्या बताता है, यूवी रेस से कीटाणु 100% कीटाणु मारे जा रहे हैं, कीटाणु मारे जा रहे हैं, जीवाणु मारे जा रहे हैं। तो पराबैंगनी विकिरण के द्वारा भी जल का शोधन किया जाता है। दूसरा क्या है, पेय जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ये सही है, पुराना तरीका है, अभी भी चलता है, तो दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है? नहीं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, ब्रिटेन उपयोग के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये सही है। जैसे फाइजर और बायोएनटेक, फाइजर अमेरिकी कंपनी है और बायोएनटेक ये है जर्मन कंपनी, दोनों ने मिलकर फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन बनाई, लेकिन इसको अमेरिका में पहले अनुमति नहीं मिली, इसको मंजूरी पे देने वाला पहला देश था यूके, ब्रिटेन। तो इस वजह से दूसरा सही है, केवल 2। अगला प्रश्न क्या कहता है, नार्वे का तट फियट तट का उदाहरण है? बिल्कुल, नार्वे का तट कटे फटे खड़े ढाल वाले जो फियट तट होते हैं, आप गूगल करके इसकी फिगर देख लीजिएगा, दिमाग में बना रहेगा। कटे फटे तट है लेकिन खड़े ढाल वाले, ऊंचे ऊंचे फियर्ड होते हैं नार्वे के तटों पे,
सही है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, बिल्कुल सही है। पिछले पेपर में लोग डिस्कस किए थे, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, वह टंगानिका झील अफ्रीका में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न कौन सा है? इसका सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं जाती? कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम से जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती है, उड़ीसा उड़ीसा से, झारखंड से। उड़ीसा से नहीं जाती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम से जाती है। 8 राज्यों से जाती है। 6 राज्य मेनलैंड भारत के हैं, मतलब देखा जाए पश्चिम से पूर्व की तरफ। कौन कौन से? पहला गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर एमपी से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। और उत्तर के दो देश कौन से, दो राज्य कौन से हैं? वह हैं त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों जिनसे होकर जाती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सी नदी सबसे पूर्व में स्थित है? क्या गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी में? तो कोसी याद है, बिहार के पूर्व में स्थित है। सबसे पूर्व में स्थित कौन सी नदी होगी? कोसी नदी होगी। अच्छा, बाकी देख लेते हैं। गंडक, गंडक नदी बिहार और यूपी के बॉर्डर पे है। तो ये इन नदियों में सबसे, ये गोमती, घाघरा, गंडक में सबसे पूर्व कौन सी होगी? गंडक होगी। गंडक के बाद और ये पूर्व से पश्चिम चलते हैं हम लोग, तो सबसे पहले कोसी आएगी, फिर गंडक आएगी, फिर आएगी घाघरा, फिर आएगी गोमती। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो सबसे पश्चिमी नदी हो जाएगी गोमती और सबसे पूर्वी नदी कोसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव को पृथक पृथक करता है। और हम लोग ध्यान दिए हैं कि मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप, और मालदीव जो अलग देश है उसको पृथक करने वाला चैनल है 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, ये कमेंट में मेंशन कीजिए। 10 डिग्री चैनल कैसे करता है ये भी बताइए। 9 डिग्री चैनल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, कील नहर कहाँ स्थित है? कील नहर स्थित है जर्मनी में। जापान इटली उससे की नहीं है, जर्मनी में स्थित है कील नहर। अगला प्रश्न कौन सा है? विटामिन बी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अच्छा, देखते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अच्छा, देखते हैं। तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और बी सी जो ए डी ई और के, ए डी ई और के, ये विटामिन होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसको छोड़ के जितने विटामिन हैं वह जल में घुलनशील होंगे। तो क्या बी और सी ए डी के में शामिल है? नहीं शामिल है, ये सत्य कथन है। तो केवल पहला कथन गलत होगा, दूसरा सही होगा, तो केवल 2 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पलायन वेग कक्षी चाल चाल के संदर्भ में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे या कैसे लिखेंगे? तो रूट 2 इंटू कक्षी चाल, जो हो गया पलायन वेग। अगला प्रश्न क्या कहेगा? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था 2007 में। अगला प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। बस्तर में है और बहुत खूबसूरत दिखता है। गिरता है तो वहां पे धुआंधार जलप्रपात जैसा एक दृश्य बनता है। ऊपर से गिरता है, नीचे से जो वाष्प होते हैं वो ऊपर जाते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है। इसकी फोटो देखिएगा, इंद्रावती नदी पे स्थित चित्रकूट जलप्रपात की, अच्छा लगता है।
अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। 42 में क्रिप्स मिशन, 44 में राजगोपालाचारी की योजना थी, 45 में वेल योजना। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। अगला प्रश्न क्या है? वलित पर्वत है कौन सा? आल्प्स वलित पर्वत है, बिल्कुल है। यूराल है, यूराल भी है। रॉकीज है, रॉकीज भी है। सभी बी से उत्तर होंगे। हिमालय भी है, इंडीज भी है। ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। विटामिन ई गेहूं फ्रूट तेल में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। विटामिन डी नींबू में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, आप भी जानते हैं नींबू। ये सी पाया जाता है। और विटामिन डी बहुत सारे अलग चीजों में, जैसे कि मीट वगैरह में विटामिन डी पाया जाता है। अब ये देखते हैं, इसमें जो कार्ड लिवर आयल है विटामिन डी, ये प्रायः जो उत्तर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले जैसे यूरोप वगैरह के लोग कार्ड लिवर ऑयल का ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि या उससे ऊपर के नॉर्वे वगैरह के लोग जहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तो विटामिन डी के लिए कार्ड लिवर ऑयल का वहाँ काफी उपयोग किया जाता है। अब तो हमारे यहाँ शहरों में भी विटामिन डी की कमी होने लगी है, क्योंकि घर के अंदर लोग इतने रह रहे हैं कि धूप नहीं लग रही है समय से, और जब और धूप नहीं लगी, विटामिन डी नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं विशेषकर महिलाओं में हो रही हैं। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लोग विटामिन डिफिशियंसी से निजात पा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, 2 बार आ चुका है, खैर अच्छी बात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध में बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक, पहला देखते हैं, क्या 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है? बिल्कुल, और इसमें पंचायतें शामिल हैं। तो पंचायत से संबंधित अनुसूची है 11वीं अनुसूची, और नगर निकाय से जो संबंधित अनुसूची है वो 12वीं अनुसूची। तो पंचायतों में 29 विषयों का उल्लेख है, और नगर निकाय में 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का। तो दूसरा, पहला कथन सही है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण आधार पर भी अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 21 कहता है जीवन का अधिकार, और 20 में दो सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया जाता है, जैसे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जेओपार्डी, इस तरह की चीजें हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। ये हाई सुप्रीम कोर्ट या हमारी केंद्रीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है वर्डिक्ट। तो दूसरा भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति है निहित राष्ट्रपति में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी शॉर्ट में बोलते हैं, कहाँ स्थित है? झांसी में, जोधपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में। शुष्क क्षेत्र देखा जाए तो इसमें दो ही शुष्क क्षेत्र सबसे ज्यादा, जौनपुर लखनऊ ज्यादा, झांसी और जोधपुर। और जोधपुर में भी देखा जाए, मतलब जोधपुर और झांसी में सबसे ज्यादा जोधपुर, जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है। जरूरी नहीं है जब आपको आए, चाहे आपको आना चाहिए कि जोधपुर में स्थित है, और जब नहीं है तो आप गेस वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। ये प्रॉपर 100% सही तरीका नहीं है कि इस तरीके से आपका सही हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ना हो तो आपको करना पड़ता है। किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। विटामिन ए हम लोग आगे पीछे पढ़े हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन सी देखेंगे, विटामिन बी अलग अलग नाम है विटामिन बी के। विटामिन के, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना हुई थी 67, 77, 87, 97 से स्थापना हुई थी 1987 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका रक्त सफेद होता है? ये तो बहुत पेट क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन।
शीतल चट्टे का रंग रक्त सफेद होता है। सफेद क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगर हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन ना हो तो प्लाज्मा किस रंग का होता है? पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होगा। इस वजह से हीमोग्लोबिन न होने की वजह से या कमी, माफ कीजिएगा, कमी की वजह से ये चट्टे का रंग सफेद होता है। और बहुत पुराना जीव है, 10-20 करोड़ साल से जी रहा है, तो टफ आदमी है। इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं फुल टेस्ट सेट के। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। नमस्कार।